हेलो एवरीवन, बीएससी फाइनल में हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहले यूनिट में देखिएगा क्या लिखा है। कार्ब दो तीन भाग है, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब सल्फर यौगिक, है ना। कार्ब धात्विक यौगिक देखिए, इसमें यूनिट नंबर वन में दो तीन हिस्सा है। उसमें से एक है कार्ब धात्विक यौगिक जिसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा जो हिस्सा है वो कार्ब सल्फर यौगिक है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब सल्फर यौगिक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। और जो तीसरा है वो है इनोलेट। तीसरा क्या है? इनोलेट, है ना। इनोलेट सिंथेसिस या सिंथेसिस वाया इनोलेट बोलते हैं। इनोलेट बस लिख देता हूँ, समझ जाओगे कि इनोल द्वारा या इनोलेट द्वारा यौगिक का संश्लेषण। ये तीन हिस्से से बन के मिल के पहला यूनिट कवर हो रहा है। ये यूनिट नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फाइनल के अभी के सिलेबस में। तो सबसे पहला जो हिस्सा है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ से हो चुका है और कुछ कंपाउंड दोनों जगह कॉमन है, लेकिन हमने कुछ वहाँ जो पढ़ाया उस कंपाउंड को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ जो पढ़ेंगे उसको वहाँ नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब दोनों को अलग अलग जगह ही पढ़ेंगे, ठीक है। ज़रा समझेंगे। कार्ब धात्विक यौगिक का परिभाषा क्या है? पहले हम बात कर चुके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है, पहले उसका डेफिनेशन, फिर उसके बाद आगे डिटेल। तो कार्ब धात्विक यौगिक में समझिए, हम लोग पहले बोले हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कम से कम एक मेटल से सीधा कार्बन बंध उपस्थित हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन मेटल टू कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड इज प्रेजेंट नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। तो यहाँ ये डेफिनेशन सेम है जैसे इनऑर्गेनिक में था। वे यौगिक जिनमें कम से कम एक सीधे धातु कार्बन बंध उपस्थित हो, धातु कार्बन बंध उपस्थित हो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है ना। कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन डायरेक्ट मेटल टू कार्बन बॉन्ड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये हम पहले से जानते आ रहे हैं, ये पहले भी पता है। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बात किया हुआ है। अब जैसे हमको एग्जाम्पल पढ़ना है उसी हिसाब से बात करेंगे, यहाँ क्लासिफिकेशन और नहीं कराएंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखें, कुछ जो पढ़ना है उन्हीं को फोकस कर रहा हूँ। RLi, ठीक है। RLi में R माइनस पार्ट होता है, ये प्लस पार्ट होता है, बाद में देखेंगे इसको। हालांकि इसको बोलते हैं अल्किल लिथियम, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? अल्किल लिथियम। RLi का मतलब है अल्किल लिथियम। और दूसरा एक देखिए, और RMgX में आप देखना तो ये वाला जो हिस्सा है वो प्लस हिस्सा कवर होकर एक सिंगल प्लस का कॉम्बिनेशन बनाता है, और ये हिस्सा एक सिंगल माइनस का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये सब चीज़ बाद में आएगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे, सामान्य नाम अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। लेकिन ये इस नाम से नहीं, एक और नाम से फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं इंग्लिश ना शब्दों में ही लिखूंगा नाम को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या लिखते हैं भाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। और इसको ऊपर वाले को इसी के बेस पर ग्रिग्नार्ड से के बाद बना और सेम पैटर्न में बना। तो इसको लेकिन ग्रिग्नार्ड से देखा गया काफ़ी अच्छा है हर मामले में, न्यूक्लियोफिलिसिटी मामले में, बेसिसिटी मामले में, हर मामले में सुपीरियर है, बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा अच्छा बेस है, इससे ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस सेंस में इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन कहा गया, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। सब कुछ अच्छा होने के कारण सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भी एग्जांपल देता हूँ इन सब में। यहाँ पर कार्बन टू लिथियम बॉन्ड है ना। यहाँ कौन सा बॉन्ड? कार्बन टू लिथियम। यहाँ कौन सा बॉन्ड? कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड है, डायरेक्ट बॉन्ड। फिर और देखिए R2CuLi, इसको डाई एल्किल कॉपर लिथियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
डाई अल्किल कॉपर लिथियम, डाई अल्किल कॉपर लिथियम बोला जाता है। तो डाई अल्किल कॉपर लिथियम में हम इसमें यहाँ पर एज्यूम करेंगे क्या, कार्बन और कॉपर बॉन्ड है डायरेक्ट, ये दो हैं और एक नहीं दो अल्किल के साथ दो कार्बन बॉन्ड, दो कॉपर जुड़ा होता है। तो यहाँ सॉरी, दो अल्किल के साथ एक कॉपर ऐसा, लेकिन कार्बन कॉपर बॉन्ड से। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग जिलमांस रिएजेंट कहते हैं, जिलमांस रिएजेंट, जिलमान अभिकर्मक ये भी कहा जाता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। R2 जिंक, डाई अल्किल जिंक सामान्य नाम, डाई अल्किल जिंक, ये सब जो लिख रहा हूँ सामान्य नाम है। डाई अल्किल जिंक, इसको एक और नाम देते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और भी बात करूँ तो डाई अल्किल कैडमियम R2CD, डाई अल्किल कैडमियम R2CD, ये इसका कोई और नाम नहीं है फिलहाल। ये इतना मैंने एग्जांपल लगा दिया है, ये एग्जांपल मैं उन्हीं को दिया हूँ जिनको हमको थोड़ा सा टच करना है या पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है ना। याद रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक के भी सिलेबस में है, इनऑर्गेनिक की यूनिट नंबर 3 या ऑर्गेनोमेटिक केमिस्ट्री में भी है ये दोनों सिलेबस। तो वहाँ ना पढ़ा के मैं इसको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो कवर करना है आपको दोनों जगह में। ठीक, तो पहले हम लोग इतना लिखेंगे, फिर हम एक को पकड़ेंगे, किसी भी एक को, खासकर पहले ग्रिग्नार्ड रीजन पकड़ेंगे, उसके बाद इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप नोट करिए, फिर ग्रिग्नार्ड रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजेंट है, काफ़ी वाइड यूज़ है इसका, बहुत ज़्यादा उपयोग है। लेकिन क्या है ज़रा समझते हैं, समझेंगे बात को कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एप्लीकेशन, ये पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलूँगा, इसका जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है ना, सामान्य सूत्र बोल सकते हो या जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र क्या है उसको जरा पहले देखें। तो सामान्य सूत्र मैं कैसे लिखूँगा भाई, इसको दिखाते हैं RMGX, इस तरह से, ये सामान्य सूत्र है, इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस सामान्य सूत्र, ये जनरल फॉर्मूला में पहले आपको समझना है कि इस जनरल फॉर्मूला में हमको क्या बात करना है। तो पहले ये R क्या है, अल्किल है, इसको एक सामान्य नाम भी देते हैं, अल्किल सामान्य नाम है ना, सामान्य नाम। तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम जो देते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कॉमन नेम इसका देते हैं क्या, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक आध एग्जांपल ले लूँ, जैसे CH3Mg और Br है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसको स्पेशली ग्रिग्नार्ड रीजन तो कॉमनली सबको बोलेंगे, लेकिन स्पेशली इसको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलेंगे। याद रहे, मैं जो नाम बता रहा हूँ कोई IPC नाम नहीं है, ये केवल क्या है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम यहाँ ज़्यादा चलन में, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लीजिए इस तरह से। और भी दिखा सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, सुनिए। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसको, एथिल। कभी कभी ऐसा भी देता है C6H5Mg और Br, इसको बोलते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल ये बेंजीन वाला भाग है, इसलिए फिनाइल। अब सबसे पहले ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, नाम भी लिख लेंगे अपन, इसमें समस्या नहीं है, है ना। बात आती है प्रिपरेशन का क्या हाल है, इसमें कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना, प्रिपरेशन। तो जो एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको प्रिपेयर किया, सिंथेसाइज किया, उन्हीं के नाम पर इसको ग्रिग्नार्ड रीजन कहा जाता है ना। तो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, अगर मैं लिखूँ किसने पहली बार किसने बनाया, तो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड। हिंदी में क्या बोल सकता है कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सर्वप्रथम इसको बनाया, लैब में सबसे पहले बनाया। कैसे बनाया, बहुत सिंपल है कि एक लिया अल्किल हैलाइड, क्या लिया, अल्किल हैलाइड, और अल्किल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराया।
और किसके प्रेजेंस में, तो सॉल्वेंट रखा ईथर, खासकर ड्राई ईथर, है ना। ड्राई ईथर बोलने से मतलब है नमी नहीं होना चाहिए, वाटर की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, जल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुष्क ईथर, हिंदी में शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ गर्म किया तो यहाँ से मिल गया RMgX मिला। ठीक है, ये ऐसा मिल गया एक ही बार में। क्या किया कि अल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ मिलाकर किस विलयन में, ईथर के विलयन में, और मिला दिया और उसको गर्म किया तो फिर क्या मिला, RMgX मिला। ये थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा अटपटा लगता है, इसका मैकेनिज्म एक स्टेप का मैकेनिज्म है, जरा देखो। अगर आप इसको सोचोगे तो क्या होगा, R अगर भाई इसको तोड़ोगे ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो देखो R में प्लस चार्ज आ रहा है और X में क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। तो अब क्या होता है, मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम इसको अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे ये क्या हो जाता है, R नेगेटिव हो जाता है ना। एक इलेक्ट्रॉन देता है तो चार्ज प्लस चार्ज खत्म हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है तो नेगेटिव आता है। तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और मैग्नीशियम खुद किस में आ गया, Mg+2 में आ गया, और X ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव में है। फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, MgX। देखो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, अभी बचा 1 प्लस, फिर ये 1 प्लस इसके साथ कंबाइन करता है, जिससे ये RMgX बन जाता है ऐसे। तो ये मैंने आयनिक मैकेनिज्म जैसा दिखाया और आयनिक मैकेनिज्म से ज़्यादा अच्छा समझ में आया। वापस मैं रिपीट करूं कि क्या इन दोनों को अगर तोड़ोगे तो देखो R प्लस होगा, X माइनस होगा। इस R प्लस को मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये R माइनस हो गया, और मैग्नीशियम खुद हो गया ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, और इसका जो X माइनस है वो इधर बच गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो R माइनस है और ये दोनों हैं +2 प्लस और सिंगल माइनस, ये 2 प्लस और सिंगल माइनस में से 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, बचा क्या, सिंगल प्लस अभी सिंगल माइनस के साथ जुड़ के RMgX बनाता है। तो इस घटना में देखो क्या एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट क्या है इस घटना में, हाँ देखिए ये वाला सेगमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको, मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ और ये R माइनस है, उसको यहाँ Mgx लिखा हूँ, इन दोनों कंबाइन करके Mgx लिखा हूँ, माइनस को कंबाइन करके आगे ये बना दिया हूँ, है ना। दिखाई नहीं पड़ रहा तो मैं एक बार फिर बोल दिया हूँ। अच्छा वापस आता हूँ, हुआ क्या इस घटना में, हुआ क्या इस घटना में, देखो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हुआ है। अगर मैं एल्किल हैलाइड के चार्ज बैलेंस को देखूँ तो एल्किल हैलाइड में X पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और R पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो X पे नेगेटिव और R पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन जहाँ देखो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में इस पर नेगेटिव हो गया और बाकी में पॉजिटिव हो गया। मतलब इस अल्किल ग्रुप को देखो आप, यहाँ R माइनस हो गया और यहाँ R प्लस में था। तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को जिनमें अल्किल भाग पॉजिटिव होता है बनने से पहले और बनने के बाद अल्किल भाग नेगेटिव हो जाता है, कहने का मतलब चार्ज उलट जाता है ना, चार्ज का रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम अम्पोलंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अम्पोलंग रिएजेंट। एक शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, अम्पोलंग, UMPOLANG, अम्पोलंग रिएजेंट कहते हैं। तो ये इंग्लिश शब्द ही लिखना है इसको, अम्पोलंग रीजन। अम्पोलंग मतलब कोई भी जो कंपाउंड है या रीजेंट है, खासकर ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन में होता है ये, तो उनमें अगर प्रिपरेशन के दौरान चार्ज का रिवर्सल दिखे, चार्ज का उलटना दिखे, पहले ये प्लस था बाद में ये माइनस हो गया है, तो ऐसे रीजन को अम्पोलंग रीजन बोलते हैं। अभी मैं जितना भी लिस्ट किया था इससे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सभी के सभी इसी नेचर के कंपाउंड हैं, अम्पोलंग रीजेंट ही है। ठीक है, अब इसका जो लैब में कैसे इसको मेथड कैसे यूज़ करते हैं, प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में बात करता हूँ। थ्योरी रिएक्शन यही है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कैसे उसको अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहले आप यहाँ तक नोट कर लें। देखिए हमने पीछे जो रिएक्शन देखा वो उसको कैसे बनाया जाता है ना, वो एक प्रैक्टिकल वे तरीका क्या होता है उस पर थोड़ा बात होना चाहिए कि इसमें करते क्या है। एक तो ईथर मीडियम है, ईथर को बहुत अच्छे से निर्जलीकृत करना है, डिहाइड्रेटेड होना चाहिए, या आप बोलूँ ड्राई ईथर होना चाहिए। ड्राई का मतलब ना उसमें अल्कोहल होना चाहिए, ना उसमें क्या बोला जाए वाटर होना चाहिए, थोड़ी भी बहुत मात्रा वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एक तो रिएक्शन भी नहीं करता,
मतलब ग्रेनाड रीजन बनाने के प्रोसेस को रोकता है, क्योंकि मैग्नीशियम के चारों ओर वो ऑक्साइड का एक परत बना देता है, वाटर हो या अल्कोहल हो, तो उससे क्या है ग्रेनाड रीजन बन नहीं पाता है। हाँ, तो उसके लिए क्या करें देखो, उसको ये जो ईथर है वो एनहाइड्रस होना चाहिए, या बोलूँगा बिल्कुल वाटर नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम को ईथर में घोल के यहाँ पर नीचे रख देते हैं और फिर एक और कीप लगा देते हैं जिसमें एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड को भी ईथर में घोल दिए हैं। एल्किल हैलाइड दो मुख्य चीज़ें, मैग्नीशियम ईथर और एल्किल हैलाइड ईथर है ना। और ये इसको नमी को सोखने के लिए यहाँ कोई भी नमी रहे तो एक कंडेंसर लगा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअली में मॉइस्ट एब्जॉर्बर होता है, इसलिए कोई भी मॉइस्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए बार बार जहाँ हो सके जगह जगह पर उसको कैल्शियम कार्बाइड का ब्लॉक लगा देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसको पहले कभी कभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो गर्म करना पड़ता है, इसलिए मैं वाटर बाथ भी लगा दिया हूँ। गर्म, हल्का गर्म करें, ज़्यादा नहीं। वैसे बिना गर्म करे भी हो सकता है, लेकिन स्लो होता है या स्टार्ट नहीं होता। और कभी कभी आयोडीन को स्टार्ट करने के लिए एज अ कैटालाइटर डाल देते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। सॉल्यूशन में आयोडीन के टुकड़े डाल देते हैं। खैर, अभी मैं वो सब की बात नहीं करूँगा। सिंपल है कि ये जो चल रहा है इसको वाटर बाथ के जरिए गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्म हो ताकि, और इस विलियन में धीरे धीरे से ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्किल हैलाइड का सॉल्यूशन डालते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक कलरलेस पार्ट बन जाएगा। जो कलरलेस क्रिस्टल जो भी आता है वो क्या होता है, कलरलेस जो सिस्टम बनता है वही ग्रेनाड रीजेंट होता है। तो ग्रेनाड रीजेंट बनाने के लिए बस एक एक्सपेरिमेंटल तरीका लगाया जाता है। हाँ, ईथर जरूरी है। सावधानी क्या है, ईथर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ईथर को अगर पानी दिखता है तो हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड से उसको सुखाते हैं। अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए, तो अल्कोहल भगाने के लिए एक्चुअल में वाटर से वॉश करते हैं, और वाटर को भगाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को लगाते हैं। तो इस तरह से ईथर को निर्जलीकृत रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है भी नुकसान, मैग्नीशियम के चारों ओर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिससे ये मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बन नहीं पाता अल्किल का, और ग्रेनाड रीजेंट बन नहीं पाता। तो ये सावधानी के तौर पे याद भी रखना, और एक डायग्राम बना के पहले जो रिएक्शन दिए उसको, फिर ये डायग्राम, और एक सावधानी रख दें कि एनहाइड्रस होना चाहिए। इतने में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रेनाड रीजन जो RMGX बोल रहे हैं उनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। स्ट्रक्चर के बारे में क्या कुछ खास बात है, उसको लिखना तो आता है हमको, लेकिन स्ट्रक्चर बारे में भी सोचना है थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसको भी बात करेंगे। चलिए पहले आप इतना डायग्राम के साथ लिख लीजिए। हाँ, देखिए अब ग्रेनाड रीजन की संरचना का कैसे समझा जाए। हम लोग ग्रेनाड रीजन को सिंपल RMGX जानते हैं, है ना, RMG और X। ऐसा लगता है कि ऐसे से लीनियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये यहाँ नहीं, हम ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में इसको अलग अलग प्रयोगों द्वारा बहुत सारे स्ट्रक्चर को प्रूफ करने की कोशिश किए। कोई एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए, कोई कुछ केमिकल मेथड के जरिए। तो आखिर में हालांकि एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो स्ट्रक्चर था वो सबसे ज़्यादा मान्य रहा, पर वो जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है उसी के बारे में बात करूँगा, जो अदर थ्योरी है उन पर बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखें, ग्रेनाड रीजन के फॉर्मूला को, करेक्ट फॉर्मूला, जो इसका करेक्ट सही फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट किया जाता है, कंप्लीट फॉर्मूला बोल सकता हूँ, करेक्ट फॉर्मूला या सही सूत्र जो रिप्रेजेंट करना होता है वो होता है RMGX और डॉट ट्वाइस ईथर। ये होता है इसका करेक्ट फॉर्मूला, RMGX डॉट 2 ईथर मॉलिक्यूल। हमेशा 2 ईथर मॉलिक्यूल होता ही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस ईथर को, जो 2 ईथर मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, कि क्रिस्टलीकरण का ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलीकरण का ईथर, है ना, ये ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और जो स्ट्रक्चर होता है जरा देखना कि मैग्नीशियम का सेंटर, याद रखिए मैग्नीशियम का सेंटर sp3 हाइब्रिड और टेट्राहेड्रल माना गया, है ना, sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल माना गया। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय संरचना माना गया। समझ रहे हो बात को। मैग्नीशियम सेंटर को, यहाँ मैग्नीशियम सेंटर है, केंद्रीय परमाणु की तरह है, तो केंद्रीय परमाणु मैग्नीशियम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 संकरित और चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है। बोला कैसे, जरा देखें। यहाँ एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है मैग्नीशियम, और ये हो गया X, ये हो गया R,
और 2 ईथर मॉलिक्यूल जो हैं, एक इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक इधर से OET है ना, या ET होल ट्वाइस, और ये इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 उप सहसंयोजक बंध यहाँ पर बना हुआ होता है ना। ये नॉर्मल सहसंयोजक बंध और ये उप सहसंयोजक बंध होता है। इससे क्या होता है, इसकी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ऑक्टेट पूरा मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। तो इसके मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे अष्टक या ऑक्टेट रूल फॉलो कर जाता है वो, है ना, और स्टेबल हो जाता है। तो ऑक्टेट रूल ओबेड, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ये यहाँ पर ये सबसे एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है। एक साइंटिस्ट ने ऐसा भी बोला कि जो RMGX है ना, RMGX वो एक ऐसे साम्य अवस्था में आ जाता है कुछ समय के बाद कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई देता है, R2Mg है ना प्लस MgX2, मैग्नीशियम डाइहैलाइड, डाइल्किल मैग्नीशियम, ये दोनों साम्य अवस्था में आ जाता है। और उस साइंटिस्ट का नाम था स्लेंक। स्लेंक ने ये नियम ये बोला था, स्लेंक ने बोला कि ऐसे इक्विलिब्रियम होता है ना। स्लेंक नाम के साइंटिस्ट ने इसको बोला ऐसे इक्विलिब्रियम होता है। और ये जो पहला जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। देखो मैं इंग्लिश वर्ड में ज़्यादा लिख रहा हूँ, लेकिन इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत इजी इंग्लिश वर्ड में लिख रहा हूँ कि मैं अब इसको जनरलाइज कैसे कर दूँ भाई। एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है संरचना में कि इसका जो सही सूत्र है वो RMGX ट्वाइस ET2O होता है, जिस 2 वाटर को हम 2 ईथर को ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एक्सरे विवर्तन, हिंदी में एक्सरे विवर्तन, एक्सरे विवर्तन तकनीक द्वारा देखा गया कि मैग्नीशियम sp3 संकरित होता है और चतुष्फलकी होता है। मैग्नीशियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रल। कैसे, ऐसे बना के स्ट्रक्चर दिखाना है। क्यों टेट्राहेड्रल हो पाता है, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है अपने ऑक्टेट में, तो अपने वैलेंस शेल में, इससे कारण वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। फिर एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने बोला स्लेंक, ये तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए हो गया। एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट ने बोला अपने एक्सपेरिमेंट के दम पे कि एक मैग्नीशियम जो RMGX होता है उसमें एक इक्विलिब्रियम होता है अजीब सा, उस इक्विलिब्रियम को अपने नाम से स्लेंक टाइप इक्विलिब्रियम बोला। तो क्या होगा, जो भी है उनके नाम से नाम पड़ गया, बोले चाहे ना बोले, कोई भी बोले, लेकिन उनके नाम से इसको स्लेंक टाइप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ देखो RMGX में देखो 2 अल्किल मैग्नीशियम और एक मतलब R2Mg और एक MgX2, दोनों आपस में इधर उधर, कुछ बार इधर फिर वापस ग्रीनर रीजन बना लेता है, फिर वापस इधर चल देता है। जब उसको स्टोर करते हैं तो ऐसे वो इक्विलिब्रियम में जाते आते रहता है, ये बोला गया। तो ये है इसकी ग्रीनर रीजन के बारे में जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्रीनर रीजन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब रिएक्शन के बारे में बात करेंगे आगे।